हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी हियर एंड आई वेलकम यू टू भारत इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिशन क्लासेस। आज ही आपकी साइंस की सेकंड क्लास है और आज आपका टॉपिक है जैव विकास। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें हम जीवों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। जब हम जैव विकास के बारे में पढ़ते हैं, जीवों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक चीज समझ लेनी चाहिए हमें कि जीवों की उत्पत्ति से एक स्टेप हमें पीछे आना पड़ता है। वहाँ पे हम पृथ्वी का विकास कैसे हुआ और ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, सौर मंडल का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में भी हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो जीवों की उत्पत्ति के पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि पृथ्वी का विकास कब हुआ और ब्रह्मांड का विकास कब हुआ। ठीक है, तो इसे जानने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, जिनमें क्या है आपकी बिग बैंग थ्योरी एक है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी है जिसे क्या बोलते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें एक थ्योरी हमें पढ़नी पड़ती है, क्या है, बिग बैंग थ्योरी या फिर बिग बैंग सिद्धांत या फिर इसको महाविस्फोटक सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, ये थ्योरी दी किसने थी, सबसे पहले ये बात आती है। तो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर ने दी थी और इसके अकॉर्डिंग जॉर्ज लेमेंटर ने बताया था कि आज से करीब 15 अरब, ठीक है, जॉर्ज लेमेंटर ने बताया था अपनी बिग बैंग थ्योरी में कि आज से करीब 15 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ब्रह्मांड का विकास हुआ था बहुत ज्यादा विस्फोट होने के कारण। इसी कारण इस सिद्धांत को, बिग बैंग थ्योरी को क्या बोला जाता है, महाविस्फोटक सिद्धांत भी बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। ये तो हो गया आपकी 15 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी 15 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, अब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई तो अब इसके बाद बात आती है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति और सौर मंडल की उत्पत्ति। तो 15 वर्ष पूर्व के बाद बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि आज से लगभग 4.6 अरब, ठीक है, वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड और 4.6 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था, सौर मंडल का विकास हुआ था। सौर मंडल का विकास हुआ था और 4.6 अरब वर्ष पूर्व ही पृथ्वी का भी उत्पत्ति काल माना जाता है। 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का भी उत्पत्ति काल 4.6 अरब वर्ष पूर्व ही माना जाता है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो जब ये पृथ्वी का विकास हो, ब्रह्मांड का विकास हो गया, सौर मंडल का और पृथ्वी का, ठीक है, तो पृथ्वी क्या थी, पहले बहुत ज्यादा गर्म थी। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म थी। यहाँ पे जब बहुत ज्यादा गर्म थी तो वहाँ पे जीवों का विकास संभव नहीं था। ठीक है, तब तक वहाँ पे जीवों का विकास संभव नहीं था। ऐसा नहीं है कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी हुई तो तुरंत जीव आ गए, ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया हुई। जब पहले पृथ्वी बहुत गर्म थी, उसके बाद काफी क्रियाएं हुई। बहुत सारे वर्षों के बाद में जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुई, तब उसके बाद भी पृथ्वी पे जीवों का विकास संभव हो सका। ठीक है, तो उसके पहले जब पृथ्वी बहुत गर्म थी तो पृथ्वी पे अर्थ क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी बोलते हैं, सतह जो होती है वो भी नहीं रहती थी। तो उसका भूपर्पटी का निर्माण होने में, यहाँ से एक क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, भूपर्पटी का निर्माण
कितने वर्षों में हुआ था? जो भूपर्पटी थी, पृथ्वी का निर्माण तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन पृथ्वी पे जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट भूपटल या भूपर्पटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट या भूपर्पटी, इसका विकास होने में कितना टाइम लग गया था? लगभग 60.60, ठीक है, अरब वर्ष लग गए थे। पृथ्वी पे अर्थ क्रस्ट भूपटल या भूपर्पटी का विकास होने में कितना टाइम लग गया था? 0.60 अरब वर्ष लग गए थे लगभग। इसके बाद जब ये विकास हो गया, इसके बाद फिर जीवों का विकास संभव हो सका, तो क्या हुआ? 0.60 ये जो अरब वर्ष लगे हैं, ठीक है, भूपर्पटी का निर्माण होने में, तो यहाँ पर अभी तक क्या था कि जीवों का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये जो टाइम लगा था अर्थ क्रस्ट बनने में, इसी समय को क्या बोलते हैं? इसी समय को क्या बोला जाता है? अजैविक, क्योंकि यहाँ पे अभी तक किसी भी जीव का विकास नहीं हुआ था अभी तक ना, तो इस टाइम को बोला जाता है अजैविक महाकल्प। अब अजैविक महाकल्प से ही समझ में आ रहा होगा कि अभी तक जीवों का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि अजैविक नाम है, ठीक है, अजैविक महाकल्प। या फिर आपको ऑप्शन में एजोइक इरा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, अजैविक महाकल्प या फिर एजोइक इरा बोला जाता है। उसके बाद जब हम आते हैं इस बारे में कि अब जीवों का विकास कब हुआ, तो जीवों का विकास अब कब किस महाकल्प में हुआ? तो जीवों का विकास हुआ जोइक इरा में, जैविक महाकल्प में। जीवों का विकास जैविक महाकल्प में हुआ 0.60 अरब वर्ष जब लगे भूपर्पटी बनने में, तो इस काल को अजैविक महाकल्प कहा गया, क्योंकि तब तक यहाँ पे जीवों का विकास नहीं हुआ था पृथ्वी पे। इतना क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद अब जीवों का विकास कब हुआ, इस टाइम के बारे में जब पूछते हैं, तो जीवों का विकास जैविक महाकल्प में हुआ। और जैविक महाकल्प किस टाइम को बोलते हैं? जैविक महाकल्प जब भूपर्पटी बन गई, तो उस जो अजैविक महाकल्प था, अजैविक महाकल्प से लेकर के वर्तमान का जो समय है, इसमें भी जीवों का विकास अभी भी हो ही रहा है, ठीक है। तो अजैविक महाकल्प से लेकर के वर्तमान के समय तक को जैविक महाकल्प कहा जाता है, या फिर जोइक इरा कहा जाता है, ठीक है, या फिर जोइक इरा कहा जाता है। तब तक के समय को अजैविक महाकल्प से लेकर के वर्तमान के समय तक को जोइक इरा या जैविक महाकल्प कहा जाता है। अजैविक महाकल्प से वर्तमान तक का समय, ठीक है। और इसी समय में क्या हुआ था? जीवों का विकास संभव हुआ था, कब? जैविक महाकल्प में। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को? आप सब नोट कर सकते हैं इसको। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कि जीवों का विकास कैसे हुआ, प्रथम जीव कौन सा था, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब बात आती है जीवों के विकास की, अब हमने क्या जान लिया? ब्रह्मांड का विकास, सौरमंडल और पृथ्वी के विकास के बारे में जान लिया, और जीवों का विकास किस काल में हुआ ये जान लिया। अब बात आती है कि प्रथम जीव कौन सा था और कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। इन सब चीजों के बारे में जब जानते हैं, पढ़ते हैं हम, तो इसमें भी कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य मत है वो वैज्ञानिक A.I. ओपैरिन ने दिया है, ठीक है। सबसे सर्वमान्य मत किसने दिया है? A.I. ओपैरिन ने, ठीक है। और ये कहाँ के थे? रूस के थे, रूस के जैव रसायन शास्त्री थे। कभी कभी आपसे साइंटिस्ट के नेम में वो कहाँ के रहने वाले थे ये भी पूछ लेता है,
इसलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको। जैव विकास में जीवों की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा सम्मान मत A.I. ओपैरिन ने दिया था। ये रूस के रहने वाले थे और रूस के क्या थे, जैव रसायन शास्त्री थे। इतना क्लियर हो गया होगा ये। और इनकी पुस्तक थी, डायरेक्टली यहाँ से एक क्वेश्चन आता है A.I. ओपैरिन की बुक के बारे में पूछा जाता है, तो इनकी बुक थी द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें इन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताया है और जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों को क्या कहते हैं, भौतिकवाद के सिद्धांत, या पदार्थवाद। ठीक है, इन्होंने जो अपनी बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ में सिद्धांत दिया उसे क्या बोलते हैं, भौतिकवाद का सिद्धांत या फिर पदार्थवाद का सिद्धांत। अब यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग क्या क्या बोला जाता है कि प्रथम जीव जो हमारा था, जो प्रथम जीव धरती पे आया वो लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व क्या कहते हैं, प्रथम जीव धरती पे आया था और वो जीव कौन सा था, नील हरित शैवाल। ठीक है, 3.8 अरब वर्ष पूर्व एक जो प्रथम जीव आया था उसका नाम क्या था, नील हरित शैवाल या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। कहीं कहीं पे आप लोग जब बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा कि 3.8 वर्ष पूर्व जो प्रथम जीव था वो नील हरित शैवाल के जैसा था। ठीक है, वो पूरी तरीके से नील हरित शैवाल नहीं था, लेकिन जब आपको ऑप्शन में एग्जाम में मिलेगा तो नील हरित शैवाल ही मिलेगा, इसलिए आप यही पढ़िए। ठीक है, नील हरित शैवाल प्रथम जीव था। अधिकांश जगह ये में लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है कि नील हरित शैवाल के जैसा था, क्योंकि पूर्ण तरीके से जो नील हरित शैवाल है वो कुछ टाइम बाद में उसका विकास हुआ था। ठीक है, तो इसलिए लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, 3.8 अरब वर्ष पूर्व नील हरित शैवाल प्रथम जीव था। और ये कहाँ पे आया था धरती में, ये आया था सागर में। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, सागर में हुई थी। ये क्या था, सागर में आया तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, जलीय जीव होगा। ठीक है, प्रथम जीव की उत्पत्ति क्या हुई थी, 3.8 वर्ष पूर्व, जो कि नील हरित शैवाल था, वो सागर में आया था और जलीय जीव था। ठीक है, और जिस सागर में आया था उसको क्या बोला जाता है, आदि सागर। ठीक है, प्रथम जीव नील हरित शैवाल आदि सागर में आया था, जलीय जीव था। ओके, इतना क्लियर हो गया। और A.I. ओपैरिन ने अपनी बुक में ये भी बताया, अपने सिद्धांत में, भौतिकवाद के सिद्धांत में बताया है कि जो नील हरित शैवाल जब जीव आया तो इसमें क्या था कि ये रासायनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कोई भी जीव क्या है, रासायनिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और रासायनिक तत्व कितने, 27 रासायनिक तत्वों से। कितने रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, A.I. ओपैरिन ने बताया कि 27 रासायनिक तत्वों से मिलकर के जीव का विकास हुआ है। और 27 रासायनिक तत्व कैसे मिलकर के बनाए ये अभी आपको समझाते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिए। 27 रासायनिक तत्वों से मिलकर के बना है और 27 रासायनिक तत्वों में क्या हुआ, सबसे जो इसमें ये बात हुई, 27 रासायनिक तत्व, मान लीजिए ये आपके कुछ तत्व हैं। ठीक है, 27 रासायनिक तत्वों का विकास कैसे हुआ ये समझा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू A.I. ओपैरिन, इन्होंने अपने भौतिकवाद के सिद्धांत में बताया कि 27 जो रासायनिक तत्व हैं वो एक कंडेंस्ड फॉर्म में आ गए, मतलब मिल गए एक साथ। ठीक है, मिल गए और इनके ऊपर फिर एक झिल्ली आ गई। यहाँ पे इनके ऊपर एक झिल्ली आ गई, ये ठीक है, तत्व है 27 तत्व, इसके अंदर मिल गए आपस में और इनके ऊपर एक झिल्ली आ जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं।
प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक और झिल्ली आ जाती है जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। या फिर सेल वॉल। ठीक है, इस तरीके जीव का निर्माण हुआ। 27 तत्वों के ऊपर एक झिल्ली आ गई, प्लाज्मा झिल्ली, और उसके ऊपर एक झिल्ली आ गई जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है। ये क्या था, नील हरित शैवाल की संरचना आप समझ सकते हैं इसको। क्या, नील हरित शैवाल प्रथम जीव था और उसका विकास इसी तरीके हुआ था। ठीक है, इसी तरीके हुआ था 27 तत्वों से मिल करके। ये क्या था, एक प्रोकैरियोटिक जीव था। प्रोकैरियोटिक था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है, ये सब चीजें हम डिटेल में जब आगे क्लास पढ़ेंगे, पूरा प्रोकैरियोटिक के बारे में क्लास होगी तो उसमें हम समझाएंगे। इतना यहाँ पे जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें केंद्रक और कोशिका का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कोशिकाओं वगैरह नहीं थे, प्रोकैरियोटिक था। और 27 जो आपके यहाँ पे आपको बताया, ये 27 क्या है, तत्व, 27 रासायनिक तत्व है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 27 रासायनिक तत्वों में, 27 पूरे नहीं पूछे जाते एग्जाम में। 4 मेन रासायनिक तत्व हैं जिनसे जीव का विकास हुआ है, तो उनके बारे में पूछा जाता है। वो 4 इंपॉर्टेंट जो रासायनिक तत्व हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से और कितने हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये कितना कितना पाया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%, कार्बन की 18.5% और हाइड्रोजन पाया जाता है 9.5% लगभग। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 3.3%। ठीक है, जीव में 27 रासायनिक तत्व जो पाए जाते हैं उनमें 4 मेन होते हैं, प्रमुख होते हैं। और वो कितने होते हैं, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 9.5 और नाइट्रोजन 3.3% पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। और इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है आपका, पूछा जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी। जब तत्व के बारे में पूछेंगे तो यहाँ पे आपके लिखे सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है जीव में, तो वो क्या है, कैल्शियम। जब धातु के बारे में पूछेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, और ये कितना पाया जाता है, लगभग 2%। कैल्शियम लगभग 2% पाया जाता है जीव में। और यहाँ पे फिर कुछ कार्बनिक पदार्थों के बारे में भी पूछा जाता है। जब कार्बनिक पदार्थों के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि प्रोटीन, वसा, ये सब हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जब किसकी बात होती है, प्रोटीन की, प्रोटीन लगभग 14% पाया जाता है जीव में। जीव के विकास में क्या सहायक होता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा कितना, 14% पाया जाता है। ठीक है, जब कार्बनिक पदार्थों की बात होती है तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। और जब यौगिक की बात होती है तो क्या, सबसे ज्यादा जल हमारे शरीर में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल, जो कि लगभग 70% पाया जाता है। ये था जैव विकास का चैप्टर, आज आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। 27 तत्व से मिलकर बना है। 27 तत्व में 4 आपके मेन है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और जब सर्वाधिक धातु पूछी जाएगी तो कैल्शियम, जो कि 2% पाई जाती है। और जब कार्बनिक पदार्थों की बात आएगी तो प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बनिक पदार्थों में, कितना, 14%। और जब सर्वाधिक यौगिक की बात होगी तो सर्वाधिक यौगिक क्या है, जल, जल 70% लगभग पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो शरीर में पाया जाने वाला तत्व है वो जल ही है। ठीक है, 70% पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।